हाय माय वाइन लवर्स, कैसे हैं आप? शायद हैरान हो गए हैं थंबनेल को देख करके कि ये वाइन बनता कैसे है। हो सकता है आपने पहली बार सुना है आइस वाइन। इस वाइन का प्रोडक्शन जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क का कुछ हिस्सा, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ गिरता है, वहाँ पे ये वाइन बनता है। रिकॉर्ड के हिसाब से फ्रैंकोनिया, जो कि जर्मन का एक रीजन है, 1794 में पहली बार ये वाइन बनाए। ये एक स्वीट टेबल वाइन है और इसको बनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। इन दिनों कनाडा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वर्ल्ड में। इस वाइन को घर में कैसे बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस पहली बार मैं यूट्यूब में लेके आई। जब आपके घर में कुछ स्पेशल फ्रेंड आए हैं, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आई है, या फिर आपका बॉयफ्रेंड आया है और उनके लिए आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, और तब आपने ये वाइन उनको पेश किया, जानते हैं एक सिप की बाद क्या होगा? वो बोलेंगे, यार तेरा हाथ दे, मैं चूमना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे आप ये कॉम्प्लीमेंट? तो फिर बनी रहिए मेरे साथ। मैं आपकी दोस्त और होस्ट बबीता, और आप देख रहे हैं होम ब्रू गॉसिप। यहाँ हम चर्चा करते हैं वाइन, बियर या बेवरेजेस घर पे कैसे बनाएं। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री जानते हैं। जनरली ये उन देशों में बनता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ठंड की वजह से पूरे वाइनरी बिल्कुल बर्फ की चादर में ढक जाता है। अंगूर में बर्फ जमा होने की वजह से पेड़ अपना संतुलन खो देता है और वो झुक जाता है। झुकने से क्या होता है कि जो टहनियाँ है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से वहाँ के जो फार्मर है, वो लोग क्या करते हैं, इन अंगूरों को बर्फ गिरने से पहले ही तोड़ लेते हैं और उस अंगूर के पेड़ के ऊपर लंबे लंबे नेट लगा देते हैं और उस नेट के ऊपर उन अंगूरों को रख देते हैं, ताकि नेचर का जो ठंडापन है, बर्फ का जो चिल्ड नेचर है, उससे ये अंगूर और ज़्यादा पौष्टिक होता है और उसमें स्वीट यानी कि अंगूर का जो मीठापन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और टैनिंग भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उससे वो वाइन और अच्छी तरह से बनता है। अगर उस वक्त वो फार्मर उन अंगूरों को नहीं तोड़ेंगे तो फिर आने वाले 3 साल तक उस पेड़ में दोबारा अंगूर नहीं उगता है। इसी वजह से वो लोग इस प्रोसेस को करते हैं, और इस प्रोसेस को करने से जो वाइन तैयार होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। कई जगह इस अंगूरों को नाइट्रोजन गैस में रख करके फ्रोजन किया जाता है, क्योंकि जब ये फ्रोजन हो जाता है तब इसका जो शुगर कंटेंट है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है और टैनिंग भी हाई हो जाती है, और तब ये एक परफेक्ट टेबल स्वीट वाइन बनता है। लेकिन मैं इस टेक्निक में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल ना करके अपने फ्रिज का इस्तेमाल करूंगी। इस वाइन को मैं 3 पार्ट में दूंगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट में अंगूर उपलब्ध हैं। और जानते हैं ये कौन से अंगूर से बनता है? ये हरा यानी कि ग्रीन अंगूर से बनता है। इस रेसिपी को मैं 3 पार्ट में इसलिए दे रही हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप भी फर्मेंट करना शुरू करें। पहली पार्ट में मैं सिर्फ फर्मेंटिंग का ही प्रोसेस बताऊंगी। दूसरे पार्ट में मैं इसकी रैकिंग टेक्निक बताऊंगी, और तीसरे पार्ट में मैं आपको इसकी टेस्टिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। और हाँ, एक बात और बताती हूँ, इस वाइन को आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप बार बार मैसेज करके बोलोगे मैम हो गया क्या, तो उसका जवाब ना होगा, क्योंकि इस वाइन को वक्त चाहिए होता है परफेक्ट बनने के लिए। हमारे पास जो कि ओक बैरल नहीं है, इसलिए हम स्टील कंटेनर का भी इस्तेमाल करेंगे रैकिंग के लिए। पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं।
हमें चाहिए हरा अंगूर यानी कि ग्रीन ग्रेप्स 3 किलो, और साथ में चाहिए एक नींबू और वाइल्ड ईस्ट। वाइल्ड ईस्ट का 3 रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख के सीख सकते हैं। इस रेसिपी में पानी नहीं मिलाया जाता है, इस वजह से ये वाइन का कंसंट्रेशन थोड़ा मोटा होता है। आइस वाइन को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फ्रिज, और फ्रिज में जो फ्रोजन सेक्शन है उसी को ही हमें चाहिए। देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने फ्रोजन सेक्शन को खाली कर दिया है और साफ सुथरा भी कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सबसे पहले हमारे सारे अंगूरों को मैं अपने वॉश बेसिन में डाल दूंगी, इसे बहुत अच्छी तरह से धोऊंगी। मैं बाजार से आया है, धूल मिट्टी लगा है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इसको अच्छी तरह से पानी से आप इसे धोएं। तो चलिए अच्छी तरह से धो के फिर मैं लौटती हूँ। देखिए, मैं इस फ्रिज के ट्रे में कुछ अंगूरों को रख दिया है और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। उसी तरह से यहाँ के कंटेनर में भी मैंने कुछ अंगूर रख दिए हैं, इसको भी मैं इसके अंदर रख दी हूँ। फ्रोजन सेक्शन जो है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, और उसके बाद एक कटोरी इसके नीचे रख के बचा हुआ अंगूर है उसको ट्रे में इसमें रखूंगी। इसको नीचे डायरेक्ट मत रखिएगा, नहीं तो ये अंगूर निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको कोई भी प्लेट से इसका एक जुगाड़ बना के फिर उसको आपने रखा है। 5 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि देखो मेरी ग्रेप्स का क्या हाल है। देखिए, ये सारे के सारे ग्रेप्स पत्थर बन गए हैं, देख रहे हैं, टूट भी नहीं रहा हाथ से। अरे बाप रे बाप रे। मैं अपना नेल्स भी डालने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी नहीं घुस रहा। कोशिश कोशिश कोशिश। ये टूटा है, ये देखिए। अंदर जो जूस और पल्प है वो छोटे छोटे माइक्रो साइज में बर्फ बन चुका है। इस वजह से इसका जो मीठापन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें ऐसा ही चाहिए। ये देखिए ऊपर वाले भी, ये देखिए इस कंटेनर के अंदर भी देख रहे हैं, धीरे धीरे इनके ऊपर आइस का एक लेयर बनता जा रहा है, क्योंकि अंदर के सारे जूस और पल्प आइस बन चुके हैं। हमें ऐसा ही चाहिए। तो चलिए इंतज़ार करते हैं 24 घंटे का। इस तरह के और भी वाइन की रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, पिनट्रेस्ट में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये रहा वो अंगूर जिसे हम बनाएंगे आइस वाइन। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 24 घंटा हो गया है और देखिए हमारे अंगूर का कलर भी चेंज हो गया है। और इसे खा के एक टुकड़ा भी देखती हूँ। इसका मीठापन इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि इसमें और अलग से शुगर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हाइड्रोमीटर से चेक करेंगे कि शुगर मिलाने की ज़रूरत है कि नहीं। आवाज़ सुन रहे हैं, बिल्कुल पत्थर बन गया है। इसी तरह से हमें चाहिए सारा पत्थर। वाइनरी में इन अंगूरों को वाइन प्रेसर में डाल के प्रेस करके जूस निकालते हैं। इस प्रेसिंग को वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। हम इसे घर में बना रहे हैं तो हम मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं अपने हाथ को सैनिटाइज करूंगी। इसको करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है मैं साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ और आपने भी रखना है। इसके बाद आप अंगूरों को इस तरह से तोड़ के अपने जार में डाल दीजिए। मैं अभी
थोड़ा सा ही इसमें डालूंगी क्योंकि मेरा जार बहुत छोटा है। और उसके बाद इसको ब्लेंड करना शुरू। इसको पीसते वक्त आपको 2-3 बार खोल के जार को शेक कर लीजिएगा, क्योंकि अंगूर पीसते ही वो जार के साथ चिपक जाता है और हमें इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है, दरदरा पीसना है। ये देखिए, इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड होगा। आप इसमें बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। इन सबको ब्लेंड करके मैं लौटती हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारा टाइम लगने वाला है। इतना मैं पीस चुकी हूँ, लेकिन मेरे छोटे वाले जार से अच्छी तरह से पीस नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। हैंड ब्लेंडर से आसानी से पीसा जा रहा है। आप जब इसे पीसेंगे, पीसते हुए बीच में 1-2 बार रोक के चम्मच से पूरे अंगूरों को हिला दीजिएगा, क्योंकि पीसते वक्त जो नीचे अंगूर है वो ज़्यादा पिस जाता है और वो चिपक जाता है, इससे ब्लेंडर बंद हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। लेकिन पानी बिल्कुल भी मत मिलाइएगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। ये सारा अंगूरों को पीस लिया है, और जो ये जार के अंदर रह गया है ना, इसमें बहुत थोड़ा सा, यानी कि 50 ml, यहाँ पे 100 ml पानी था, 50 ml पानी दे करके इसको अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे, ताकि हमारे जूस का जो पल्प इसमें लगा हुआ है वो निकल जाए। हम इतना ही पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे और नहीं करेंगे। इसमें हम डाल देते हैं, और देखिए इतना कच्चा नहीं है। अभी इस बोतल में ढक्कन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अंगूर का जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ पड़ा है, और जब तक ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है तब तक हम आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक सूती कपड़े से हम इसके मुंह को ढक देंगे और इंतज़ार करेंगे ये पेस्ट लिक्विड फॉर्म में आ जाए। सूती कपड़े से इसलिए बंद करते हैं क्योंकि सूती कपड़े में जो हल्के छोटे छोटे छेद है ना, उससे ऑक्सीजन अंदर जाएगा और हमारा ये पेस्ट बहुत जल्द लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इंतज़ार करते हैं। देखिए 2 घंटे हुए हैं हमें इसे पेस्ट बनाए हुए, और लिक्विड बनना चालू हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो चलिए अभी हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 घंटे हो गए हैं और हमारा ये जो ग्रेप्स जो हमने पीस के जार में डाला था, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आ गया है। तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। मैं करूँगी अपने हाथ को सैनिटाइज, आपने भी वही करना है। सबसे पहले एक कच्छी से हम अच्छी तरह से इसको खोलेंगे, ताकि पल्प और जूस दोनों बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इनिशियल ग्रेविटी देखना है, उसके लिए मैं इसके अंदर से सिर्फ जूस ही निकालूंगी, मगर आपने ये काम नहीं करना है। मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें हमें और चीनी मिलाने की ज़रूरत है कि नहीं। इनिशियल ग्रेविटी 1080 है, यानी कि अब हमें और चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक नींबू मिलाएंगे। तो एक बार रख के अच्छी तरह से रोल कीजिएगा, ताकि इसका जो जूस है वो कोने कोने से अच्छी तरह निकले। हम नींबू इसलिए मिलाते हैं वाइन का पीएच वैल्यू मेंटेन रहे। कैम्डेन टैबलेट या सोडियम बेंजोनेट बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसका वाइल्ड ईस्ट भी चाहिए। इसके बाद हम अपने स्पून से इसको एक बार हिला देंगे। अब बारी है वाइल्ड ईस्ट मिलाने का। वाइल्ड ईस्ट हम सिर्फ 500 ml ही मिलाएंगे, और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दीजिएगा। अब बारी है एयर लॉक लगाने का। ये होममेड एयर लॉक है, अगर आपको बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं पैक्ड बॉटल का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फिल्टर या आरओ का भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं एयर लॉक में। अब आप बोलेंगे कि मैंने ये हेड स्पेस ज़्यादा क्यों छोड़ा है। वजह ये है कि हमने ग्रेप्स को
पीसा है तो उसका जो स्किन है ना वो अंदर है, और ना ही इसका वाइल्ड ईस्ट को हमने ख़त्म किया है, क्योंकि हमें इसका भी वाइल्ड ईस्ट चाहिए। इसीलिए दोनों वाइल्ड ईस्ट मिलने से फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा होगा, उस वजह से इसको स्पेस चाहिए, तभी हमारा वाइन प्रॉपरली बन सकता है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इसके फर्मेंटेशन शुरू होने का। दोस्तों देखिए, हमारा बबलिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कार्बन छोड़ना शुरू हो गया है। और वाइन का कंडीशन देखिए, देख रहे हैं जूस नीचे आ गया है, पल्प जिसमें स्किन लगा हुआ है वो पूरा का पूरा ऊपर हो गया है। एग्जैक्टली 6 घंटे बाद इसका बबलिंग शुरू हो गया था, यानी कि कार्बन निकलना शुरू हो गया था, फर्मेंटेशन शुरू हो गया था। लेकिन मैं जो कि घर पे थी नहीं, इसलिए उस वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और इस वक्त तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं फर्मेंटेशन होते हुए, और देखिए कितनी जल्दी जल्दी बबलिंग हो रहा है। जब भी ऐसा बबलिंग शुरू हो जाए और ये पोर्शन आपको बिल्कुल ड्राई दिखे, तब आपने बोतल को ऐसे पकड़ना है और उसके बाद इसको धीरे धीरे करके आप इसे मिक्स कीजिएगा। देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हम पंच डाउन नहीं कर सकते हैं इसमें। ये देखिए मिक्स कर देंगे तो सारा का सारा ये मिक्स हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तब वो प्रेशर के साथ ऊपर आता है, और उस वक्त जो स्किन है, जो पल्प है, वो ऊपर की तरफ आता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की वजह से। और उसके बाद जो सबसे ऊपर का लेयर होता है ना वो सूख जाता है, और सूख जाने से फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रॉपर्ली होता नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल नहीं पाता है। तो इसलिए दिन में 1 बार 2 बार या जब भी आपको मौका मिले, एक बार काले कपड़े को हटा के देखिए कि क्या कंडीशन है। जो ही आपको लगेगा कि ऊपर का पोर्शन ड्राई हो रहा है तो आप जार को पकड़ के अच्छी तरह से शेक कर दीजिए, ताकि नीचे से जो जूस है वो ऊपर के लेयर में टच करेगा, वो मॉइस्ट हो जाएगा, और मॉइस्ट होते के साथ ही हमारा जो कार्बन है उसका रिलीजिंग भी बहुत अच्छी तरह से होगा। सो दोस्तों, कैसा लगा ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए आप ये वाइन बनाना चाहते हैं कि नहीं। और हम, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वाइन रेसिपी अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उन दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको नए नए तरीके के वाइन का रेसिपी बनाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, ठीक है ना। और हम इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें ही लगा है इस वाइन को बनाने के लिए। मैं याद दिलाती हूँ, ग्रेप्स, ईस्ट और नींबू। इस रेसिपी में इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना ही अलग से कोई भी चीनी चाहिए, क्योंकि हमने जब ग्रेप्स को फ्रिज में रखा है और उसकी पल्प और उसके जूस को हमने फ्रोजन किया है, तब उसका जो चीनी का जो कंटेंट लेवल है ना वो बहुत हाई हो गया है। आपने देखा इनिशियल ग्रेविटी 1080 है, तो इसलिए इसमें चीनी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब भी इसका फर्मेंटेशन आप शुरू करें, जब तक मेरा नेक्स्ट एपिसोड नहीं आए तब तक आप कुछ भी मत कीजिएगा। इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। अगर बबलिंग बंद हो जाए तब भी आप कुछ मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तभी हमारे एयर लॉक में बबलिंग होती है, लेकिन जब धीरे धीरे वो स्लो होता है तब हमारे एयर लॉक में बबलिंग नहीं होता है, और हम सब घबरा जाते हैं कि अरे फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब तक मेरा नेक्स्ट एपिसोड नहीं आए तब तक आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दिन में 1 बार इसको देखते हुए शेक करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। वक्त के साथ साथ इसकी शेकिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छा लगा और आप बनाएंगे ज़रूर। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर बाद में जब भी आप शुरू करें तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उसमें आप अपना फ़ोन नंबर भेजिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करके सारा सजेशन दूँगी। तो फिर वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड का, उसमें मैं बताऊंगी इसके बाद क्या करना है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम सेकेंडरी फर्मेंटेशन करेंगे और कुछ और भी टेक्निक इसमें करेंगे, डी गैसिंग भी करेंगे। तो इसलिए
आप इंतजार कीजिए मेरे सेकेंड एपिसोड का। देखिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना फास्ट रिलीज हो रहा है और अंदर का फोम देखिए कितना जबरदस्त फर्मेंटेशन चल रहा है। मैं वीडियो को एडिट करते करते सोचा एक बार फिर दोबारा जाके देखूं कि वाइन का क्या कंडीशन है, और देख करके मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये छोटा सा क्लिप और बना दिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना फास्ट रिलीज कर रहा है और फोम देखिए कितना जबरदस्त हुआ पड़ा है, देख रहे हैं। और ऊपर का लेयर भी अभी तो मॉइस्ट है, इस वजह से ऊपर फोम भी है। तो ऐसा होगा, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर से ड्राई ना हो। जब भी आपको ड्राइनेस दिखे इमीडिएटली आप अपने बॉटल को शेक कीजिएगा, ताकि इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल्दी से रिलीज हो जाए। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे इसी रेसिपी के सेकेंड एपिसोड में। और इसे काले कपड़े से ज़रूर ढक के रखिएगा, क्योंकि हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर और सुंदर वाइन चाहिए। जैसे मैं ढक रही हूँ इसी तरह से आप इसे ढक के ज़रूर रखिएगा, और एक सूखे और अंधेरी जगह पे ही रखिए। उसके अलावा और कहीं मत रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका बाथरूम बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो आप बाथरूम में ही रखिए। मैं भी बाथरूम में ही रखती हूँ। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय।